Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, today we will continue our chapter Judiciary. ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जुडिशरी. हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आज न्यायपालिका. इन दिस चैप्टर वी विल डू अबाउट द जुडिशरी एंड राइट्स. ठीक है, चैप्टर में आज हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है और राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं. हमने फंडामेंटल राइट्स किए हैं सेकंड चैप्टर में, उसके बारे में करेंगे कि दोनों किस तरह से कॉम्बिनेशन, दोनों का किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा किस तरह से करती है. ठीक है, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो क्या हैं, न्यायिक है ना, जजमेंटेबल हैं. हम उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं कोई अगर हमारे राइट्स को वॉयलेट करता है. ठीक है, हमारे अधिकारों का हनन करता है कोई, तो हम उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन द जुडिशरी टू interested with the task of the protecting right of the individuals. The constitution provide two way in which Supreme Court can remedy to the violence of right. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो जुडिशरी है वो क्या रहती है, हमेशा तैयार रहती हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिए हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको उनकी रक्षा करने के लिए. तो यहाँ पर संविधान के पास जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टू वे दिए गए हैं. ठीक, तो टू वे क्या, दो रास्ते दिए गए हैं, दो रास्ते बताए हैं कि हम किस तरह से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं. और वो काम कौन करती हैं, हमारी जुडिशरी करती हैं. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इट कैन रिस्टोर फंडामेंटल राइट बाय इशूइंग रिट ऑफ हैबी कॉर्पस, मैंडामस एटसेट्रा. आर्टिकल नंबर 32. द हाई कोर्ट ऑल्सो हैव द पावर टू इशू सच रिट्स. तो इसमें क्या कहा है, तो सबसे पहले फर्स्ट वे जो है, पहला रास्ता क्या है कि हम जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 है फंडामेंटल राइट में, तो उसमें हमें कुछ रिट दी गई हैं जिसके माध्यम से जो न्यायपालिका है वो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है. सेकेंडली क्या है, सेकेंड क्या, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल. ठीक है, तो दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, अगर कोई भी कानून है हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, मीन्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार अगर कोई कानून नहीं बनाती है तो क्या करेगा, जो कोर्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी कि ये असंवैधानिक है, संविधान के अनुसार नहीं है. इस तरह से हमारे अधिकारों की रक्षा होती है कि कोई जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम, या सरकार ने कोई कानून बनाया है जिससे हमारी लिबर्टी का जो राइट है वो वॉयलेट होता है, उसका हनन हो रहा है. ठीक है, जिसमें हमें लिबर्टी नहीं मिल रही है, लोग अपना काम खुलकर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शन तो देखो रहती ही हैं, लिमिटेशन थोड़ी बहुत रहती हैं, लेकिन डायरेक्टली हमारी लिबर्टी को वो क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, उसका हनन कर रहा है. अगर सरकार इस तरह का कोई कानून बना देती है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको क्या कर देगी, मना कर देगी ये कानून है गलत है, तो उसको वो कैंसिल कर सकती है. गॉट इट. तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड आपने पढ़ लिए हैं, तो इसमें यही बताया है. यहाँ पर नेक्स्ट में हमारा, ठीक है, इसमें यही बताया है, टुगेदर दीज टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑन द वन हैंड एंड द इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड. तो एक साइड में यहाँ पर ये दोनों जो रास्ते बताए हैं हमने, लास्ट जो किए हैं पॉइंट, तो फर्स्ट में ये दोनों क्या प्रोटेक्ट करते हैं हमारे राइट्स को. ठीक है, एज अ प्रोटेक्टर सुप्रीम कोर्ट हमारा एज अ प्रोटेक्टर होता है जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, एक तरह से फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है. और दूसरा क्या है, इंटरप्रेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इंटरप्रेट जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था, इंटरपेरेंट्स किया था. ठीक है, संरक्षक होता है. इंटरप्रेट यानी कि उसकी व्याख्या करता है, संविधान की व्याख्या करता है कि संविधान में किस तरह कोई कानून जो बनता है वो संविधान के अनुसार है या नहीं है. ये इसकी व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या करना किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का. तो इस तरह से हमारे अधिकारों की रक्षा होती है. ठीक है, परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. इसके साथ ही
सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, शक्तिशाली है। वो कैसे शक्तिशाली है? एक तो वो हमारे फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्ट करता है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, और थर्ड हमारा इसमें आता है कि जुडिशियल रिव्यू, सबसे बड़ी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि उसके पास न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। इसमें क्या है सारे में? इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों न्यायालय सरकार को जो भी कानून सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं उसके ऊपर दोबारा से निरीक्षण करने के लिए कह सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि पुनर्निरीक्षण का जो अधिकार है, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को भी अपने अंडर कर लेता है, यानी कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो जाती है, उनके कंट्रोल में हो जाती है। सरकार बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर सकता है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। तो इसी पावर की वजह से क्या होता है, वो हाईएस्ट पावर ऑफ द कंट्री बन जाता है। Got it? Beside, as we saw in the section of jurisdiction of the Supreme Court in the case of the federal relation, हमने जो क्षेत्राधिकार किए थे, जुरिडिक्शन किया था कि सुप्रीम कोर्ट के किस किस क्षेत्र के अंदर किस किस एरिया के अंदर काम करती है, तो उसमें हमने किया था फेडरल रिलेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर सरकार का कोई काम है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर है या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, या स्टेट के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर है, दोनों में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसकी हेयरिंग कहाँ होती है? हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो उसी तरह जो पावर्स होती हैं जो पावर्स होती हैं स्टेट की, जो पावर है स्टेट को किस किस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी पावर यूज़ करनी है, मींस जो विषय होते हैं राज्यों को कौन से विषयों पर कानून बनाने हैं, ये सारा काम कौन बताता है? हमें सुप्रीम कोर्ट बताता है, ठीक है। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर कुछ पावर से रिलेटेड, शक्ति से रिलेटेड अगर किसी तरह का क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आपस में उलझ जाता है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जैसे इसके ऊपर कानून किसे बनाना है, जैसे एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन क्या है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में आएगा तो इसके ऊपर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो इस तरह से अगर कोई कानून उलझ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी है वो डिक्लेयर करे कि किसका कानून मान्य होगा। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मान्य होता है, ठीक है, जो मानना पड़ेगा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर जो पावर से रिलेटेड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग स्टेट और सेंटर के बीच हो जाती है तो उनका जो सॉल्यूशन है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। वो कैसे? जुडिशियल रिव्यू से, यानी कि वो दोबारा से देखेगा, चेक करेगा कि किसके अंडर क्या पावर है। अगर उसको कुछ चेंज करने की गुंजाइश लगती है कि इसमें कुछ चेंज हो सकता है तो ही कैन डू इट, तो वो इसको कर सकता है, ठीक है। आपको लिस्ट तो आपने 10th क्लास में भी की हैं, जो हमारी 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, यूनियन स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? जिनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिसके ऊपर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में वो विषय होते हैं जिसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अगर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो मान्य क्या होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून मान्य होंगे। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगी वो सभी राज्यों को ध्यान में रखकर ही बनाती है, ठीक है। इसके साथ ही क्या, टुगेदर द रिट पावर एंड द रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट मेक जुडिशरी वेरी पावरफुल। इट पर्टिकुलर द
रिव्यू पावर मीन्स द जुडिशरी कैन इंटरप्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो इसमें सारा यही बता रखा है कि इस तरह ये जो रिट की पावर है और रिव्यू की पावर है, इसकी वजह से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। ठीक है, जुडिशरी के पास क्या है, संविधान की व्याख्या कर सकता है, कानून जो भी लॉ है, कानून है, लेजिस्लेचर पास करता है उसको रिव्यू के लिए बोल सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं रहते हैं। इस तरह से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और या अदर कोर्ट है, जो हमारी जुडिशरी है वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, आपने चैप्टर डू यू रिमेंबर दैट इन द चैप्टर ऑन द राइट्स वी मैंशन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हमने जो हमारा थर्ड राइट है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो उसमें क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हम किसी का किसी तरह से भी शोषण नहीं कर सकते हैं। दिस राइट प्रोहिबिट्स, क्या मना करता है उन्होंने, ज़बरदस्ती हम किसी से लेबर नहीं करवा सकते हैं। ट्रेड इन ह्यूमन फ्लिश एंड प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डियस। तो इसमें क्या है कि जो बाल श्रम है उसको रोकता है। ठीक है, यानी कि बाल मजदूर नहीं हम बना सकते हैं। इसके साथ ही जो मजदूरी है या मानव तस्करी है, ठीक है, तस्करी समझते हो, यानी कि जैसे हम क्या करते हैं, मनुष्यों को बेचते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, छोटे बच्चों को उठाकर या लेडीज़ को कहीं और सेल कर देते हैं, उनके ऊपर उनका कोई खुद का राइट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन फ्लिश नहीं हो सकती, मानव तस्करी नहीं हो सकती। बट द क्वेश्चन इज हाउ कुड दोज हुज राइट वर वायलेटेड अप्रोच द कोर्ट। तो इस तरह से अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये सारी चीज़ें मना हैं, इनको मना किया गया है, लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये क्या है, एक तरह से क्राइम है, ये वायलेट हो रही है। अब मान लो कोई पर्सन है, किसी ने ये बोल दिया कि मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, जबकि उस पर्सन को किसी व्यक्ति ने खरीदा है और दूसरी जगह बेचा है। ठीक है, जब तक कोई किसी को कंप्लेंट नहीं करेगा, ठीक, तब तक जो कोर्ट है वो उसको क्राइम नहीं मानेगा। ठीक है, मे बी आप समझ रहे होंगे। तो जब तक कोई किसी के अगेंस्ट है, कंप्लेंट नहीं करेगा, वो क्राइम नहीं होगा। अपनी मर्जी से कोई कुछ भी करता रहे। मान लो चाइल्ड लेबर है, कहीं पर ज़बरदस्ती बच्चों से काम करवाया जा रहा है और वो अगर वहाँ पर पुलिस आती है और बच्चे हैं जो चिल्ड्रन है वो ये बोल दे कि हम अपनी मर्जी से इंजॉय के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उसको क्राइम नहीं कह सकते। ठीक है, इसी तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है कि अगर पुलिस अरेस्ट भी करती है लेकिन वो अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमने ये काम अपनी मर्जी से किया है, तो हम उसको क्राइम नहीं मानते। ये कब होगा, कैसे डिसाइड करेगी कि कोई क्राइम है? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और जुडिशियल एक्टिविज़म की वजह से ये पॉसिबल होता है। ठीक है, द कोर्ट कंसिडर्ड एज होल सेट ऑफ द केसेस द बिल्डिंग ऑफ द जेल इंटीमेट बाय द पुलिस इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशन इन स्टोर क्यूरीज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड सो ऑन। जो इस तरह के जो शोषण किए जाते हैं, ठीक है, यौन शोषण होता है बच्चों का, अलग से कोई वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी है किसी एरिया में, तो इस तरह से जो हमारे राइट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, शोषण कर रहा है हमारे अधिकारों का, तो उसके अगेंस्ट क्या है, अगर कोई कंप्लेंट करता है तो जुडिशरी है उसके ऊपर कोई एक्शन लेती है और हमारी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।